ये था कि अगर जॉब करनी है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही करनी है। घर वाले भी हैं, जो बाहर वाले भी हैं, जो रिश्तेदार में भी यही कहते थे कि भाई इतना पढ़ लिया, अब जॉब मिल नहीं रही। तो सच में मुझे सबसे पहले अपनी माँ की याद आई, लेकिन हेलो एवरीवन, दिस इज रोशीन फ्रॉम रिजल्ट गुरु। तो आज हमारे साथ हैं विकास, जिन्होंने एचपीएससी पीजीटी का एग्जाम इसी साल क्लियर किया है। तो एक बार मैं इस ब्रीफ कर देती हूँ इस एग्जाम में होता क्या है। ये जो एग्जाम है आपका, इसमें सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है। इसके बाद आपका मेंस कंडक्ट कराया जाता है, देन फाइनली एक इंटरव्यू पार्ट होता है। तो विकास, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी। थैंक यू एक मैम। बहुत अच्छा, एक बड़ा एग्जाम आपने क्रैक किया है। तो एक बार आप हमारे व्यूअर्स को एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन, आपने कब क्वालिफिकेशन आपकी कैसे रही है, तो एक बार छोटा सा वो आप ब्रीफ कर दीजिए। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो रिजल्ट गुरु है उनको भी, यहाँ के जो टीचर हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ पे आने का अवसर मिला। तो मेरा नाम विकास है, और सबसे पहले मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बता दूं कि 2014 में मैंने अपनी पीजी की थी। हाँ जी। पोस्ट ग्रेजुएट किया था मैंने 2014 में। फिर उसके बाद मैंने एमफिल की थी, और फिर उसके बाद मैंने एचटेट किया था, और नेट भी क्वालिफाई है मेरा। तो तो ये किस ईयर में आपने अपना नेट क्वालिफाई किया? ये मेरा 16 में हो गया था मेरा ये। ओके। हाँ। तो उसके बाद थोड़ा बहुत स्टडी से जुड़ा ही हुआ था, और साथ ही साथ में अपना कुछ प्राइवेट वर्क भी चल रहा था साथ के साथ में। तो फिर आपको मतलब कब लगा कि आपको तैयारी करनी चाहिए? आपने कब से अपनी तैयारी शुरू करी, कौन से ईयर से? एक तो ये था कि इतनी डिग्रियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये था कि अगर जॉब करनी है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही करनी है। हम्म। फिर एक मतलब जो घर वाले भी हैं, जो बाहर वाले भी हैं, जो रिश्तेदार में भी यही कहते थे कि भाई इतना पढ़ लिया, अब जॉब मिल नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कोई भी बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। हाँ, तो और एक ऐसा कि ये सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में आज के टाइम में रेस्पेक्ट मिल जाती है, आप अपना चाहे प्राइवेट काम कुछ भी करते रहो, उसमें इतना नहीं होता, उसमें इतना। तो फिर स्टडी से कंटिन्यूटी में जुड़ा ही हुआ था। हम्म। और इसके जो ये पीजीटी के जो फॉर्म निकले थे शुरू में, ये 2019 में निकले थे। ये हालांकि ये हुई अब है, ये 2024 में जाके पूरी। तो 2019 में जब से फॉर्म निकले थे तभी से थोड़ा बहुत स्टडी को साथ ही साथ में लेकर ही चल रहा था। तो ये आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली कि आपको ये एग्जाम क्रैक करना है? आप और भी मतलब पहले एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, या ये आपका फर्स्ट ही एग्जाम था जहाँ पे आपने अप्लाई किया था? अ, पहले किए थे, उनकी भी की थी, कुछ और एग्ज़ाम थे उनके लिए किया था ट्राई, लेकिन हुआ नहीं था। लास्ट टाइम जब ये निकली जून 2023 में निकली थी वैकेंसी ये, तब से मैंने सारा काम जो वो छोड़ ही दिया था एक तरह से, और स्पेशल बिल्कुल लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। और ये जो प्लेटफॉर्म है टीचिंग एग्ज़ाम्स का, इसके साथ भी कंटिन्यूटी में जुड़ा हुआ था मैं, और इससे मुझे बहुत हेल्प मिली। यहाँ के जो टीचर हैं उन्होंने बहुत साथ दिया। कुछ भी अगर मुझे प्रॉब्लम होती थी तो मैं यहाँ फ़ोन करता था टीचर से, जो भी मुझे जानकारी लेनी होती थी वो मुझे यहाँ से अच्छी तरह से मिल तो जाती आप थी। यहाँ पर टीचिंग एग्जाम से यूट्यूब से कनेक्टेड थे? हाँ हाँ, यूट्यूब से कनेक्टेड था मैं यहाँ से, और काफ़ी हेल्प भी मिली मुझे यहाँ से, जैसे जो बुक्स वगैरह के बारे में जानना था, या जो पैटर्न वगैरह के बारे में, या कई बार माइंड में कई बार ऐसा हो जाता था कि नहीं होगा नहीं होगा, तो यहाँ के जो टीचर उन्होंने मतलब कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया था कि आप कंटिन्यूटी में आप करते रहो, अगर मेहनत करोगे तो ज़रूर सफल हो। अच्छा विकास, एक बार आप हमारे व्यूवर्स को अपनी स्ट्रेटेजी बता सकते हैं कि आपके जैसे 3 एग्जाम्स में 3 पार्ट में ये कंडक्ट कराया जाता है, तो सबसे पहले आप स्क्रीनिंग का एक बार ब्रीफ कर दीजिए कि स्क्रीनिंग के लिए आपने क्या किया है? एक तो ये मैं बता दूं कि पहले जो पीजीटी लगे थे 2016 में, तो उनका खाली एक ही एग्ज़ाम होता था। हम्म। तो ये जब अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि 3 स्टेप होंगे, इसके पहले स्क्रीनिंग होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो सभी कैंडिडेट जितने भी थे उनको सबको एक डर था कि कैसे होगा ये, तो एक एचपीएससी ने एक एचसीएस की तरह कर दिया है, तो सबको डर था, और फर्स्ट टाइम था, किसी को कुछ पता नहीं था। तो पर फिर भी कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल। तो साथ के साथ ही मेहनत करते रहे। और जैसे मैं बता दूं कि स्क्रीनिंग जो हमारा हुआ था वो 10 सितंबर को था, और इसमें 100 क्वेश्चन आए थे, 100 क्वेश्चन थे, जिसमें से सबसे बड़ा पार्ट मतलब 80 क्वेश्चन, 80% जो था वो सब्जेक्ट से रिलेटेड था,
और जो 20 क्वेश्चन जो आए थे वे रीजनिंग वगैरह हो गई या जो कुछ जनरल जनरल हाँ जनरल स्टडी से आए थे कुछ 20 क्वेश्चन। तो ज़्यादा जो फोकस किया था वो सब्जेक्ट के ऊपर ही किया था। ओके। और तकरीबन जिनका क्लियर हुआ था स्क्रीनिंग वो उन्हीं का हुआ था जिन्होंने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया था। तो ये आपका जो 80 मार्क्स का पोर्शन था आप जो बता रहे हैं सब्जेक्ट का, इसके हम्म। लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? आपने कोई एनसीईआरटी की बुक फॉलो करी या कोई चैनल फॉलो करा या क्या आपने फॉलो करा इसके लिए? एक तो इसमें हमारे जो प्रोफेसर थे, जैसे मैंने यहीं से एमडी से एमफिल की है, तो हमारे जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर जावेद धनखड़ हैं, डॉक्टर अमर सिंह हैं, उनसे मैं लगातार कांटेक्ट में था, उनसे भी मैं। हम्म। और फिर यहाँ से भी जो रिजल्ट गुरु है यहाँ के जो टीचर हैं उनसे भी कांटेक्ट में था। तो ये मुझे एडवाइस देते रहते थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इन्होंने मुझे बुक्स में इसके लिए स्क्रीनिंग के लिए एक तो किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो इसका सजेशन दिया था। साथ ही साथ में जो एनसीईआरटी की 9th 10th 11th 12th की जो बुक हैं इनसे काफ़ी हेल्प मिली थी। और एक बुक आती है यूथ कंपटीशन की, उसमें मतलब पीछे जितने भी क्वेश्चन हुए हैं लास्ट ईयर्स में वे सभी आते हैं। तो उनसे भी काफ़ी हेल्प मिली थी, वो बुक मैंने 2 या 3 बार पढ़ी थी। तो आपने उसके बाद आपका मेंस कब कंडक्ट कराया गया, मतलब कितना गैप था आपके मेंस में और स्क्रीनिंग में? 10 सितंबर का तो ये था, स्क्रीनिंग था। फिर अच्छा, मेंस आपको विद स्पेसिफिक डेट्स याद है? अब क्लियर किया और जॉब लगी है तो बिल्कुल। ज़रूरी है याद में रखनी। और याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही माइंड में याद है वो। तो 10 सितंबर को ये था और 31 दिसंबर 2023 को ये था, मेंस था। मेंस था। हाँ। तो मेंस के बारे में, जैसे कि मेंस में मुझे पता है कि आपके 18 क्वेश्चन आते हैं ना, 150 नंबर का आपका ये अब पेपर मैं रहता है। मेंस के बारे में मैं बता दूं कि इसमें एक तो 3 घंटे का टाइम होता है, यानी 180 मिनट का इसमें टाइम होता है। और जो टोटल क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं वे 18 क्वेश्चन होते हैं। और ये इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आपको 15 क्वेश्चन करने हैं। तो हर क्वेश्चन 10 नंबर का होता है और 150 नंबर का पेपर हो गया ये। तो जो भी लिस्ट जो बनेगी वो 150 में से ही बनेगी। तो इसके लिए आपने जो मतलब स्ट्रेटेजी थी आपकी कि मेंस को पर्टिकुलर मतलब आपने फोकस जो किया है, ये आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं इसमें आपने कितने वर्ड्स में एक क्वेश्चन को फ्रेम किया? एक तो पेपर में कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि आपको 2 पेज में करने हैं या 3 पेज में करने हैं या आपको 100 वर्ड्स लिखने हैं, 200 वर्ड्स लिखने हैं, 300 वर्ड्स लिखने हैं। तो ये बच्चों का ना सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें लिखना, क्योंकि ये एक मिथ है कि आप जितना ज्यादा लिखेंगे आपको उतने मार्क्स मिलेंगे। तो एक बार हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आपने कितना लिखा और आपको मतलब क्या लगा कि इतना लिखना चाहिए कि हाँ इससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। व्यूवर्स को हमारे प्लीज बताइए। अ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप कोशिश क्या कि आप करो कि 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अगर आप देखिए, अगर आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं, मान लो आपने 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 20 नंबर तो आपके वैसे ही चले गए। चाहे आप एक एक पेज के करो और उसमें जो मेन मेन पॉइंट है वे लिखो, लेकिन कोशिश करो कि 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो इसमें। अच्छा, और एक मेंस के लिए मैं कुछ बुक और बता देता हूँ मैं आप व्यूवर्स को कि मैंने जैसे जो तैयारी की थी, जैसे मैंने बताया कि स्क्रीनिंग की किरण पब्लिकेशन से की थी और यूथ कंपटीशन था। तो उसमें से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है जब आप मेंस में लिखने बैठते हैं। तो इसके साथ साथ में मैंने विपिन चंद्रा की जो बुक्स हैं वे और पढ़ी थी और उसमें मतलब बिल्कुल डिटेल से दे रखा है। अगर आप विपिन चंद्रा की बुक्स की अगर हेल्प लेना चाहो तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उससे आपको, और ये मेंस में आपके बहुत काम आएंगी। ओके, तो विकास ये आपका जो मेंस है ये कितना वेटेज मतलब मेंस का कैरी करता है, कितनी परसेंटेज? ये जैसे मैंने आपको बताया कि 150 नंबर का है, तो फिर 150 का इसमें 87.5 87.5 में इसको कन्वर्ट कर देते हैं फिर। और जो 12.5 का इसका इंटरव्यू हो जाता है। टोटल जो वेटेज होते हैं वो 100 नंबर की होती है। मतलब ओके। आपका जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो 100 में से बनकर ही आएगा। तो आपका इंटरव्यू फिर किस डेट में हो, कितने टाइम बाद मेंस के आपका इंटरव्यू कराया गया? जैसे मैंने बताया कि 31 दिसंबर का मेंस था हम्म। और फिर मेरा इंटरव्यू 11 मार्च को हुआ लगभग 2 ढाई महीने बाद था। आपका दो इंटरव्यू हाँ, कंडक्ट दो कराया ढाई गया। महीने। हाँ, 2 ढाई महीने लगे थे। तो इंटरव्यू की आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? इंटरव्यू के लिए आपने किसे फॉलो किया? क्या किया आपने इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए एक तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। फिर इसमें जो डेमो क्लास होते हैं वे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं।
और डेमो क्लास के लिए मैं 4-5 क्लास मैंने यहाँ से भी ली, रिजल्ट गुरु से भी ली। और फिर कुछ एक हम जैसे कैंडिडेट थे, तो हम 4-5 कैंडिडेट थे आपस में, जो आपस में एक दूसरे को मॉक टेस्ट आपस में एक दूसरे का लेते रहते थे। ओके, तो विकास एक बार आप ये बताएंगे कि आपके जो इंटरव्यू के लिए आप गए थे, तो वहाँ पे पैनल में कितने लोग बैठे थे, क्या सेटअप था वहाँ पे, आपसे जो क्वेश्चंस किए गए वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ज्यादा थे या उन्होंने आपसे जनरल बातें भी की हैं? तो एक बार हमारे व्यूअर्स को एक उसका आइडिया दे दीजिए और डेमो के बारे में जरूर बताइएगा कि आपको डेमो में किस पर्टिकुलर सेक्शन से आपको डेमो देने के लिए कहा गया। इंटरव्यू के लिए आपको बता दूं कि जब हम इंटरव्यू रूम में गए वहाँ पे, तो सामने जो पैनल बैठा था उसमें 5 जने थे वहाँ पे, 5 टीचर्स थे जो जैसे मेरा जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री के ही प्रोफेसर बैठे थे वहाँ पे और उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी उनको। तो कुछ उन्होंने बहुत डीपली भी पूछा, कुछ आसान भी पूछा। लेकिन मैंने कोशिश की थी कि मैं सभी के आंसर दे सकूँ और ऑलमोस्ट मेरे 2 या 3 क्वेश्चन ही गलत हुए थे। वरना मेरे सभी ठीक ही आंसर थे मेरे। और वो खुद भी आपको मोटिवेट करते हैं कि मतलब आप आंसर दो, आप आंसर दो, तो फिर ऐसी कोई बात नहीं होती। थोड़ी बहुत मन में जो मतलब हेजिटेशन वो होती है, आपको कंफर्टेबल कर देते हैं वहाँ पे। जो कुछ भी हेजिटेशन है वो वहाँ पे वो दूर कर देता है और वो खुद बोलते हैं कि आप रिलैक्स हो जाओ। हम्म। तो वहां पर आपसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव रखे थे या आपसे जनरल बातें की जा रही तो थी वहां पे? सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के भी थे और मेडिवल के भी थे और मॉडर्न हिस्ट्री के भी थे। और एक हरियाणा के टीचर भी बैठे थे वहाँ पे, हरियाणा हिस्ट्री के। तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन हरियाणा से पुट किए थे मुझे, और वही मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत हुए थे क्योंकि सब्जेक्ट में इतना हरियाणा था नहीं। फिर उन्होंने पूछे, फिर भी जितना भी आता था मैंने कोशिश की कि मैं सबके सही जवाब दे सकूँ। तो आपके डेमो का जो पार्ट रहा उसमें उसके बारे में कुछ अ, कैसा रहा, कितने मिनट का आपका डेमो था? डेमो जो यहाँ पे भी दिया था मैंने डेमो, टीचिंग एग्जाम्स के जो प्लेटफॉर्म है यहाँ भी मैंने डेमो दिया था। फिर एक डेमो क्लासेस हमारी करनाल में भी हुई थी, वहाँ पे मैंने डेमो दिया था। तो मैं बिल्कुल ईज़ी था, मेरे माइंड में कोई ये नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी कि वहाँ पे जाके क्या होगा, मतलब कैसे मैं फेस करूँगा मैं उनको। तो बिल्कुल माइंड को बिल्कुल रिलैक्स और मतलब पीसफुल माइंड रखना है। ऐसा नहीं है कि मन में कुछ भी उलझ-पुलझ कुछ भी नहीं करना आपको मन में। बिल्कुल आप रिलैक्स रहो, आपकी जो पैनल में जो बैठे हुए हैं आपकी हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप भूल जाएँगे। तो कितने ड्यूरेशन का था आपका डेमो? मेरा जो हुआ था वो तकरीबन 15 से 20 मिनट तक का था। एंड टॉपिक क्या था उसका? टॉपिक कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं था, कि जैसे मैंने बताया कि एंशिएंट से भी कुछ क्वेश्चन पुट किए, फिर मिडिवल से भी, फिर मॉडर्न से भी, फिर हरियाणा से भी पुट किए। ओके। तो मतलब जितने भी ऑल ओवर जो भी सिलेबस था उसमें से सभी से क्वेश्चन पुट हुए थे। अच्छा विकास, हमने इंटरव्यू के बारे में बात कर ली, बस एक एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है टेस्ट सीरीज। उसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया कि टेस्ट सीरीज आपने कहाँ से लगाई और आपको कितनी टेस्ट सीरीज यहाँ पर एग्जाम से पहले लगा लेनी चाहिए? देखिए मैं आपको बता दूं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है अगर, तो उसमें टेस्ट सीरीज़ का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है उसमें। क्योंकि जब एक तो आप सीधे फेस करते हैं उस चीज़ को और एक आप पहले से उसका एक्सपीरियंस ले लेते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर लगाइए, आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपकी बहुत हेल्पफुल होंगी उसमें आपकी। मैंने जो स्क्रीनिंग के लिए जो टेस्ट सीरीज़ जो लगाई थी, वो यहाँ से मैंने तकरीबन 10-12 टेस्ट सीरीज़ लगाई थी। हर दूसरे या तीसरे दिन टेस्ट सीरीज़ लगाता था मैं, और जो सर थे वो मुझे ऑनलाइन भेज देते थे, फिर मैं ऑनलाइन उनके आंसर लिख के मैं यहाँ भेज देता था। तो ऐसे ही मेंस में भी कुछ 6-7 टेस्ट सीरीज़ लगाई थी और मैं वहीं पर जैसे व्हाट्सएप पे फ़ोटो क्लिक कर देता था, पीडीएफ वगैरह बना के यहाँ पे भेज देता था। तो जो भी मेरी जो गलतियाँ थी या जो मैंने ठीक लिखा है, जो मैंने गलत लिखा है, तो वो सारा यहाँ से मुझे मतलब बता देते थे टीचर कि आपकी ये गलती है, आप इसमें सुधार करो। और मैं ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर कर लेता था। अच्छा, पहले तो हमारे यहाँ भी एप्लीकेशन लॉन्च नहीं करी गई थी, जी। बट यहाँ पर अब हमने एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है उन बच्चों के लिए कि जो पेपर आपका अब इस साल भी पेपर आ रहा है। तो इसी साल के लिए हमने यहाँ पर 2-3 महीने हो गए हैं कि हमने भी एप्लीकेशन अपनी लॉन्च करी है ताकि बच्चों को एक ओवरऑल कोर्स मिल जाए जिसमें वो आराम से अपनी क्लासेस कंडक्ट कर सकें। तो आपको थोड़ी सी इसमें पहले प्रॉब्लम फेस करने को मिली होगी कि पहले हम यूट्यूब पे ही यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड कराया करते थे।
तो बट आप बता रहे हैं कि आपका एक डायरेक्ट कांटेक्ट था टीचर्स के साथ, तो वो सर आपको टेस्ट भी प्रोवाइड कराया करते थे। हाँ, ये मेरे पहले फ्रेंड भी रह चुके हैं मेरे, अब भी हैं, पहले क्या अब भी हैं। तो ओके, इनसे काफ़ी मदद मिली थी यहाँ से। अच्छा। तो जब आपका सिलेक्शन हुआ, तो जी, एक बार तो फिर से आपको कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी कि ओके, कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर थैंक यू। फैमिली। तो आपका जब सिलेक्शन हुआ, आपको पता चला, तो आपको कैसा महसूस हुआ और कौन वो इंसान था सबसे पहला जिसे आपने जाकर ये न्यूज़ सुनाई? अ, जब पता चला कि हाँ, सिलेक्शन हो गया है और जब लिस्ट में मैंने अपना नाम देखा, तो सच में मुझे सबसे पहले अपनी माँ की याद आई, लेकिन मेरी माँ के पास फ़ोन है नहीं। तो फिर सबसे पहले मैंने अपने भाई के पास फ़ोन किया था। हुँ, तो वो मुझे बोले कि बहुत अच्छा होगा, वो इतनी मेहनत की थी, आप सफल हो गए। तो उन्होंने भी सबसे पहले कांग्रेचुलेशन मेरे भाई ने ही बोला था मुझे। और सब कुछ ही तो जब मैं अपने भाई को बता रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा, तो हल्की से मतलब मेरी आँखों में पानी भी था कि वो मोमेंट तो ऐसा होता होगा कि रोना ही आता होगा उस मोमेंट में खुशी से। हाँ, कुछ न हाँ, थोड़ा बहुत आँखों में पानी आ जाता है और हुँ। अगर आपके पास इमोशंस हैं तो आना भी चाहिए, ज़रूरी हो जाता है। सही बात है। अच्छा विकास, आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, हमारे बच्चों को कि किस तरीके से मोटिवेशन आपको रखनी है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है? क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं यहाँ पर इंडिया में, वो सभी को पता है किस तरीके से होते हैं। जैसे 2019 में आपका लास्ट मतलब नोटिफ़िकेशन आया था इस एग्ज़ाम का और एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है 2023 में। तो ये एक डिमोटिवेट करता है बच्चों को, तो इसके लिए कोई एडवाइस आप बच्चों को देना चाहेंगे? अ, सबसे पहले तो जैसे इसमें इस भर्ती को पूरा होने में 5 साल लग गए। बिल्कुल। तो ये बहुत लंबा टाइम था और कुछ एक ने हिम्मत भी खो दी थी, छोड़ दिया था पढ़ना-लिखना। और तो मैं एक तो एडवाइस ये दूँगा कि अगर फॉर्म निकले हैं, जैसे अब निकले हैं, तो पेपर तो होगा, चाहे वो 6 महीने बाद हो या 1 साल बाद हो या 2 साल बाद हो, पेपर तो आपका होगा। और अगर पेपर आपने क्रैक कर दिया तो फिर आप नौकरी भी लगोगे। और जो बच्चे कंटिन्यूटी बनाकर रखते हैं, सिलेक्शन भी उन्हीं का हाँ, होता है। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो कंटिन्यूटी बना कर रखते हैं, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हुआ, स्पेशली मैं हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा कि जब तक आप कंटिन्यूटी में पढ़ता रहोगे, तो आपको याद रहेंगी चीज़ें और एक बार छोड़ देते हैं तो फिर सारा माइंड से स्लिप हो जाता है फिर सारा। तो और एक मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। चाहे वो आपका स्क्रीनिंग हुआ, चाहे आपका मेंस हुआ, ख़ास तौर पर मेंस में कि 15 क्वेश्चन 3 घंटे में करने बहुत बड़ी बात होती है। माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने पढ़ा है, तो बहुत सारी चीज़ें याद आएँगी उस टाइम पर। तो अगर आप सारा का सारा लिखने चलोगे तो 20 मिनट 25 मिनट, 30 मिनट एक ही क्वेश्चन में निकल जाएँगे। तो सबसे पहले मेरी एडवाइस ये है कि आप कोशिश करो कि 10 या 11 या ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट में आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। अगर इससे आप ज़्यादा टाइम लोगे तो फिर आपके सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे। और एडवाइस दूसरी मैं ये देना चाहूँगा कि आप मेहनत करते रहिए, कंटिन्यूटी में मेहनत करिए और इससे बड़ी पूँजी कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि जिन्होंने मेहनत की उन्होंने तो अपनी हाथ की रेखाएँ भी बदल दी। तो सबसे बड़ा जो मंत्र है, जो मूल मंत्र है वो मेहनत का ही है। आप वर्क हार्ड कीजिए, एक ना एक दिन आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। चलिए, थैंक यू सो मच विकास, एक बार फिर से कांग्रेचुलेशन। थैंक और यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच हमारे साथ आने के लिए, इतना टाइम हमें देने के लिए। और रिजल्ट गुरु हमेशा आपके साथ हैं। और अगर हमें कभी भी आपकी जरूरत पड़ती है या आपको हमारी कभी भी जरूरत पड़ती है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं। हमारे बच्चों को एक बार आप कभी भी आकर, जब आपके पास टाइम हो, तो उन्हें बता सकते हैं, उन्हें एक एडवाइस कर सकते हैं, इंटरव्यू पैनल में आप बैठ सकते हैं। ज़रूर मैम, अगर आप याद करेंगे, आप बुलाएँगे तो ज़रूर आऊँगा। सफलता है, चाहे छोटी है, चाहे बड़ी है, लेकिन सफलता तो है ही। और आपने मेरा इतना साथ दिया है, पिछले 1 साल से मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। और सच बताऊँ तो अगर मैं यहाँ नहीं जुड़ता यहाँ से, तो शायद मेरी जॉब नहीं लगती और इसके लिए मैं आपका बहुत ग्रेटफुल भी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को सर से बात कर कर एक मोटिवेशन मिली होगी। सर ने अपनी पूरी जर्नी आपके साथ डिस्कस करी, तो आपको पता चला होगा कि किस तरीके से कोई भी एग्जाम क्रैक किया जाता है, कितनी प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, बट उन प्रॉब्लम को फेस करके जो सफलता मिलती है, सर ने बताया कि सर की आंखों में पानी आ गया था, तो वो सफलता जब आपको मिलेगी तो सारी चीजें आप पिछली भूल जाएंगे। तो सर को एक बार मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, इट्स रियली नाइस टॉकिंग टू यू। वेलकम मैम, वेलकम।